सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई रिसर्च टीम ने एक बहुत ही मिस्टीरियस सिग्नल को सौरमंडल के बाहर से आते हुए डिटेक्ट किया था। हमारे ब्रह्मांड में हर पल कोई न कोई घटना होती रहती है और इन घटनाओं की वजह से बहुत सारी रेडिएशन रिलीज होती है। इसी रेडिएशन को वैज्ञानिकों ने कैच और स्टडी करके ब्रह्मांड की अलग अलग मिस्ट्रीज को सुलझाने की कोशिश वैज्ञानिक करते हैं। आज हम जिन भी विचित्र तारों के बारे में जानते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर्स, मैग्नेट स्टार्स इत्यादि, उन सभी की खोज उनसे आने वाली रेडियो सिग्नल्स के जरिए ही हुई थी। आमतौर पर इन रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चल जाता है कि यह किस ऑब्जेक्ट से आ रहा है। लेकिन 2022 में आने वाले सिग्नल में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों को यह नहीं पता चल पाया। जब उस सिग्नल पर और ज्यादा रिसर्च की गई तब पता चला कि वह पिछले 35 सालों से लगातार हमारी पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह सिग्नल समय समय पर 22 मिनट का ब्रेक लेता रहता है और फिर से कंटिन्यू हो जाता है। वैज्ञानिक आज तक उस सिग्नल को डिकोड नहीं कर पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया सिग्नल है, तो कुछ ये मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद है जिनके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। ये सिग्नल भी उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक से आ रहा है। अब उस सिग्नल के सोर्स की सॉलिड इंफॉर्मेशन तो वैज्ञानिक ही खोज पाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उनका सोर्स कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इसे एंड तक जरूर देखना। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साल 2018 में एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर आसमान से आने वाले सिग्नल्स पर स्टडी कर रहा था। इस दौरान उसने एक ऐसा सिग्नल डिटेक्ट किया जो बाकी सिग्नल्स के मुकाबले बहुत डिफरेंट था। उस स्टूडेंट ने तुरंत अपनी मेंटर नताशा को उस सिग्नल के बारे में इन्फॉर्म किया। जब उन्होंने सिग्नल को स्टडी करना शुरू किया तब उन्हें यह पता चला कि यह सिग्नल 18 मिनट में पृथ्वी पर रिसीव होता है। इस सिग्नल की विचित्र बात थी कि इसका बार बार गायब होना। नताशा जोर शोरों से इस पर रिसर्च करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर वह इस सिग्नल के सोर्स के बारे में पता लगा लेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होगी। इस सिग्नल पर रिसर्च स्टार्ट किए हुए मात्र 3 महीने हुए थे जब अचानक से उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। वह सिग्नल जो पिछले कई सालों से लगातार पृथ्वी पर आ रहा था अब अचानक से रुक गया है और दोबारा कभी नहीं रिसीव हुआ है। वे महीने तक सिग्नल को ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई भी सॉलिड जानकारी नहीं मिल पाई। नताशा ने साउथर्न नाइट स्काई पर डीप रिसर्च शुरू कर दिया था ताकि वे ऐसे ही दूसरे सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर पाए। वे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई और अंत में उन्हें स्केटम नाम के कॉन्स्टेलेशन से एक वैसा ही सिग्नल मिला। ये सिग्नल 18 की जगह हर 22 मिनट में पृथ्वी पर रिसीव हो रहा था और आसमान के उस हिस्से से आ रहा था जहां से पहले वाले सिग्नल को डिटेक्ट किया गया था। जब उन्होंने इस पर और ज्यादा डीप रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि इस सिग्नल को सबसे पहले 1988 में ही डिटेक्ट कर लिया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि उस सिग्नल को डिटेक्ट करने वाले पहले 2 देश भारत और अमेरिका थे। फाइनली नताशा और उनकी टीम ने इस सिग्नल को J1829-10 का नाम दिया। जब उन्होंने इससे जुड़े और भी डाटा को कलेक्ट करना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि ये इकलौता ऐसा सिग्नल नहीं है। इसके ही जैसे सैकड़ों सिग्नल्स के रिकॉर्ड ऑलरेडी वैज्ञानिकों के पास मौजूद है और ये ब्रह्मांड में मौजूद एक बहुत ही खतरनाक तरह के तारों से आते हैं। एक तारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जिंदा रह पाता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि तारे की फॉर्मेशन नेबुला नाम के एक बादल से होती है। इस बादल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से मैटर बहुत तेजी से इकट्ठा होने लगता है। धीरे धीरे वह इतना डेंस हो जाता है कि उसका तापमान बढ़ने लगता है, जिससे हीट भी रिलीज होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब वह मैटर की गेंद अपने केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन होकर हीलियम के एटम की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रेडिएशन, हीट और लाइट के फॉर्म में होती है जो तारा अंतरिक्ष में रिलीज करना शुरू कर देता है। कई अरबों सालों तक फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद एक समय ऐसा आता है जब तारे के केंद्र में आयरन की फॉर्मेशन होने लगती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयरन एक ऐसा मेटल होता है जो तारे के केंद्र में फंस नहीं पाता है, जिसकी वजह से उससे बाहर निकलने वाली रेडिएशन अचानक से रुक जाती है। रेडिएशन न निकलने की वजह से गुरुत्वाकर्षण तारे की बाहरी लेयर को केंद्र में खींच लेता है और एक बहुत बड़ा इम्प्लोजन होता है। जिस तरह से एक्सप्लोजन में चीजें बाहर की ओर फटती है, वैसे ही इम्प्लोजन में चीजें अंदर की ओर फटती है। इम्प्लोजन के बाद तारे के साथ क्या होना यह उसके द्रव्यमान
पर डिपेंड करता है। अगर तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य जितना हो तो वह एक व्हाइट ड्वार्फ तारे में कन्वर्ट हो जाता है। इन तारों का साइज और ब्राइटनेस दोनों ही बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इन्हें आसमान में डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना ज्यादा होता है तो वह न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन स्टार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे तारे होते हैं जिनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। न्यूट्रॉन स्टार मैटर के एक चम्मच का द्रव्यमान पूरे माउंट एवरेस्ट के द्रव्यमान के बराबर होता है ना? हैरान कर देने वाली बात। अगर तारे का द्रव्यमान 3 सोलर मास से भी ज्यादा होता है तो वह ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक माने जाने वाले ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल में वो कन्वर्ट हो जाता है। नासा की टीम ने जिन सिग्नल्स का डाटा कलेक्ट किया था वह असल में पल्सर नाम के तारों द्वारा रिलीज किए जाते थे। ये न्यूट्रॉन स्टार का एक प्रकार होते हैं जो अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूमते रहते हैं। तेज रफ्तार से घूमने के साथ साथ ये अपने पोल से रेडिएशन की बीम्स को भी रिलीज करते हैं जो कई बार हमारी पृथ्वी की दिशा में होती है। यही कारण है कि इन तारों द्वारा रिलीज किए गए सिग्नल्स गैप में रिसीव होते हैं। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली वीडियो को देखकर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब नासा की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि J1389-10 एक पल्सर तारा है या नहीं तो उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। नॉर्मल पल्सर तारों की रेडिएशन हर 1 सेकंड में हमारी पृथ्वी पर रिसीव होती है। जैसे जैसे इस रेडिएशन के आने का समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह तारा पल्सर की कैटेगरी से हटकर एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार की कैटेगरी में आने लगता है। अगर तारे से आने वाली रेडिएशन में 2.5-3 सेकंड से ज्यादा का गैप होता है तो उसके पल्सर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि J1389-10 से आने वाली रेडिएशन हर 22 मिनट में हमारी पृथ्वी पर रिसीव होती है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि यह सिग्नल किसी पल्सर का नहीं है। पल्सर के अलावा एक और तरह के न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिन्हें मैग्नेटार कहा जाता है। ये पल्सर जैसे ही होते हैं लेकिन इनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। नासा की टीम ने पहले ये सोचा था कि J1389-10 एक ऐसा ही मैग्नेट स्टार हो सकता है, लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत निकली। जब इस सिग्नल के सोर्स को ग्राफ में प्लांट किया गया तो वह ना तो पल्सर से मैच कर रहा था और ना ही मैग्नेटार से। अभी तक वैज्ञानिकों को ये नहीं पता चल पाया है कि इस सिग्नल का असल सोर्स क्या है, लेकिन वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में मौजूद एक ऑब्जेक्ट पर शक है। उस ऑब्जेक्ट को व्हाइट ड्वार्फ पल्सर कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक ऐसा तारा होता है जो व्हाइट ड्वार्फ एंड पल्सर दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब सूर्य से 0.8 गुना द्रव्यमान वाला तारा मरता है तो कई बार वह व्हाइट ड्वार्फ पल्सर बन जाता है। इन तारों का प्लास्टिंग पीरियड 1000 सेकंड के आसपास का होता है, जो नासा की टीम द्वारा ढूंढे गए ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा मैच खाता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि पल्सिंग पीरियड पल्सर द्वारा रिलीज किए गए सिग्नल्स के टाइम गैप को कहते हैं। जहां J1389-10 का पल्सेटिंग पीरियड करीब 1300 सेकंड है, वहीं व्हाइट ड्वार्फ पल्सर्स करीब 1000 सेकंड में एक बार पल्स्ट करते हैं। अभी तक वैज्ञानिक इन तारों को लेकर कंफर्म नहीं है, लेकिन उस मिस्टीरियस सिग्नल को डिफाइन करने के लिए फिलहाल के लिए यही सबसे परफेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसा बताते हैं कि वह सिग्नल किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा जा रहा है जो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात सच है या नहीं, ये तो तभी पता चल पाएगा जब हम उस सिग्नल से जुड़ा कोई ठोस डाटा हमें मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है उस सिग्नल का सोर्स क्या हो सकता है? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।